हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। सबको गुड मॉर्निंग। सब बच्चों को मेरे साथ जोड़ दीजिए। आप सबको विदित है कि हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाकर आपके बीच प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के जो पेपर होते हैं उनका भी सॉल्यूशन कराया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में जितनी भी कंपटीशन परीक्षा होती है उनसे संबंधित साइंस से संबंधित पोर्शन को सॉल्व कराया जाता है। तो पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। सबसे पहले आज अपन शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। सब मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट को देखते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्म साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सके तो आपका जीवन सफल हो सकता है। कहने का मतलब है जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप खुद का साक्षात्कार करोगे। मतलब पर डे खुद के साथ इंटरव्यू लीजिए। पर डे देखिए कि आपने एक दिन के अंदर कितना गणना किया है। यदि आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो तो सफलता का पहला ही मूल मंत्र है कि खुद को जानना। ठीक है, खुद को जानना सफलता का पहला मूल मंत्र है। यानी कि अपने आप को जानिए, आपकी ज़्यादा रुचि किस में है, आप कैसा आपका माइंड काम करता है। यदि आपका माइंड पढ़ाई में अच्छा है तो पढ़ाई कीजिए, बिजनेस में एक्सपर्ट है तो बिजनेस कीजिए। उसके अलावा आप यदि गाने में अच्छे तो गाना गाइए। यदि आप उसके अलावा कॉमेडी अच्छी कर सकते हो तो कॉमेडी के अंदर जा सकते हो, खेल कूद में जा सकते हो। कहने का मतलब है खुद को जानना सफलता का सबसे बड़ा राज है। या जीवन का सबसे प्रथम व अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्म साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सके तो जीवन के अंदर आप अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता आपके पीछे भागेगी, आप सफलता के पीछे नहीं भागोगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उसी प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए। सबसे पहले वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और शेयर करके सभी को लाइव ले आइए। आपने कहा था मॉर्निंग का समय रखो तो मैंने मॉर्निंग का समय कर दिया है। ठीक है, इसलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठिए और प्रत्येक प्रश्न को लिखिए और अपने खुद का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि सरकार ने आज ही नोटिफिकेशन आया है कि लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया है और 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम 100% होगी और आगे कंपटीशन की एग्ज़ाम होंगे। तो आप घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ सको और अपने इस चैनल पर निःशुल्क प्रत्येक मैटर को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देखने से पहले कल मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्न होमवर्क के अंदर छोड़ के गया था। 8वां प्रश्न था कोशिका पारण का गुण क्या है। कोशिका पारण डाइपेडेसिस यानी कि कोशिका पारण का गुण किसमें पाया जाता है। इसका उत्तर था न्यूट्रोफिल यानी कि उदासीन रंजनी। वहां पर उत्तर सही ग था, बिल्कुल अधिकांश से सही आंसर बताया था। और कोशिका पारण की परिभाषा क्या है तो मैंने कहा था कोशिका पारण का मतलब था एक कोशिका दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति को पार कर उस दूसरे पार्ट के अंदर चली जाती है। ऐसे समझो अपने खेत का कोई जो धान है, या ऐसे समझो एक खेत है और पास का एक खेत है। इस खेत के बीच के अंदर दीवार है जिसको आप मारवाड़ी में क्या कहते हो, मारवाड़ी में वाड़ कहते हो। और आपके खेत के अंदर जो मतीरा होता है उसका पौधा किया जाता है तो उसको दीवार को पार करके या उस बाढ़ को पार करके दूसरे के अंदर चला जाता है। ऐसा ही गुण हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति को या एक कोशिका पूरा एक अंग को भेद कर दूसरे अंग के अंदर चला जाता है। ऐसी क्रिया को कोशिका पारण कहते हैं। और ऐसा जो गुण पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल के अंदर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। यहाँ से आप देखोगे तो ये कोशिका भित्ति है और इस कोशिका भित्ति को पार करके ये आपके इसके अंदर से जा रहा है। इस क्रिया को कोशिका पारण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश ने सही आंसर बताया था और उम्मीद करता हूं कि कोशिका पारण आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज। उससे पहले थोड़ा सा आपकी किताब का वर्णन देख लेते हैं और न्यूट्रोफिल के बारे में
किताब के अंदर क्या क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। इसके कोशिका द्रव्य में, यानी कि न्यूट्रोफिल एक कोशिका है, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, इसके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? सूक्ष्म कण होते हैं, जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों द्वारा हल्के बैंगनी अभिरंजित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रोफिल उदासीन रंजनी, उदासीन रंजनी का मतलब इसके ऊपर चाहे अम्ल डालो चाहे क्षार डालो, यानी कि न्यूट्रोफिल कहता है कि मेरे ऊपर चाहे अम्ल डालो चाहे क्षार डालो, मेरा रंग बैंगनी आएगा। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रोफिल की विशेषता है कि ये किसी से भी अभिरंजित हो सकता है। अभिरंजित का मतलब होता है जैसे आप हाथ के ऊपर मेहंदी लगाते हो, लड़कियां बहुत सारी मेहंदी लगाती है, और मेहंदी लगाती है तो रात जो होती है, रात को मेहंदी जो होती है वो रात को लगाती है और सुबह होने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसका रंग चेंज होने का कारण है उसके हाथ के अंदर अभिरंजित हो गया है। तो ऐसे समझो, जब आपको यदि न्यूट्रोफिल देखना हो तो उसके ऊपर कोई एसिड डाल दो या कोई क्षार डाल दो तो वो आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति कैसा दिखेगा? बैंगनी रंग का दिखेगा, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसलिए इसे उदासीन रंजनी कहते हैं, न्यूट्रोफिल कहते हैं। इसके केंद्रक में 2 से 7 पालियां होती है, यानी कि इसका जो केंद्रक होता है उसके अंदर यहाँ पर देखोगे तो 2 से 7 पालियां होती है, 2 से 7 के बीच में होती है, और ये जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। अपन ने देखा था न्यूट्रोफिल कोशिका भित्ति के आर पार जा सकते हैं, यानी कि एक कोशिका की भित्ति को पार करके दूसरी कोशिका के अंदर जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका पारण कहते हैं। कुल श्वेताणुओं का अधिकांश पार्ट ये होता है और लगभग 62%, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का 62% क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। तो न्यूट्रोफिल के बारे में इतने कैरेक्टर आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए। इसके अंदर कोशिका पारण का गुण पाया जाता है, यह उदासीन प्रकृति का होता है, उसके अलावा यह अधिकांश डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के जो पार्ट होते हैं वो 2 से 7 पिंड के रूप में होते हैं। ये न्यूट्रोफिल है। अब कल का पोर्शन पूरा हुआ, आज का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, अधिकांश बच्चे जुड़ चुके हैं और ज़्यादा से कल आपने 35+ बच्चों को लाइव लाया था, आज आप इसको 50 के पास लेके जाओ। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इतना ही आपसे निवेदन है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पूरे दिन आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आता हूँ। इतनी मेहनत वीडियो में लगती है, पूछो ही मत। और मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप नहीं करते बहुत बुरा लगता है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरे लिए मोटिवेशन है, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, एंटी हिस्टामिनिक का गुण किसमें पाया जाता है? ठीक है, मैं यदि आप चाहो तो इसको होमवर्क के अंदर दे सकता हूँ। आज का पहला ही प्रश्न होमवर्क के अंदर दे देता हूँ। एंटाहिस्टामिनिक का गुण किसमें पाया जाता है? इस प्रश्न को होमवर्क के अंदर नहीं देते हैं। क्या बेसोफिल के अंदर होता है, क्या न्यूट्रोफिल के अंदर होता है, क्या इयोसिनोफिल के अंदर होता है, या लिम्फोसाइट के अंदर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। बिल्कुल आंसर आपको यहाँ पे बताना है, होमवर्क के अंदर नहीं है। एंटाहिस्टामिनिक का गुण किसमें पाया जाता है? बेसोफिल के अंदर होता है? नहीं। उदासीन रंजनी के अंदर होता है? नहीं। इयोसिनोफिल जो होता है, इस इयोसिनोफिल के अंदर एंटाहिस्टामिनिक का गुण पाया जाता है। एंटाहिस्टामिनिक का मतलब क्या होता है? एंटाहिस्टामिनिक का मतलब है जब आपके शरीर में कोई बाहर से जीवाणु या संक्रमण जाता है तो आपके शरीर में हिस्टामिन जो होता है वो हिस्टामिन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न होती है। और उस एलर्जी को कम करने के लिए हिस्टामिन के विपरीत एंटाहिस्टामिन यकृत के द्वारा उसको संश्लेषित किया जाता है। इस क्रिया को एंटाहिस्टामिनिक क्रिया कहते हैं। तो एंटाहिस्टामिनिक का गुण किसमें पाया जाता है? इयोसिनोफिल के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, एंटाहिस्टामिनिक का गुण इयोसिनोफिल के अंदर होता है, जिसको आप इयोसिन से अभिरंजित कर सकते हो, इसी कारण इसका नाम इयोसिनोफिल है। थोड़ा सा वर्णन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। हिस्टामाइन और एंटीहिस्टामाइन एक कार्बनिक या ऐसे यौगिक है जिनका मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। हिस्टामिनिक और एंटाहिस्टामिनिक एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। हिस्टामिनिक एक एलर्जी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, यानी कि टारगेट करता है। जो हिस्टामिन होता है वो आपके शरीर में एलर्जी को उत्पन्न करता है। एलर्जी का मतलब यदि आपके शरीर में विटामिन ज़्यादा हो जाएंगे, या ऐसे समझो आपके शरीर में यदि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाएगी, और एलर्जी के लिए एक एंटीबॉडी बनती है जिसको कहते हैं आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी जो होती है वो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। ये एंटीबॉडी के अंदर वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जब आपके शरीर में एलर्जी होती है तो एलर्जी के लिए आईजीई एंटीबॉडी बनती है। तो यहाँ पर जबकि एंटाहिस्टामिनिक इसे शांत करता है।
आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, या ऐसे समझो आपके शरीर में जो एलर्जी होती है, उस एलर्जी को यदि आपको कम करना है या उसको नष्ट करना है तो आपको एंटाहिस्टामिनिक इंजेक्शन डालना पड़ेगा, या एंटाहिस्टामिनिक का गुण जो आपके इयोसिनोफिल के अंदर होता है वो आपके शरीर को अपने आप एलर्जी से बचाने का काम करेगा। और एंटाहिस्टामिनिक का जो संश्लेषण किया जाता है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। मानव शरीर इन दोनों रासायनिक दूतों को अपने दम पर बनाने के सक्षम होता है, यानी कि हिस्टामिन को और एंटाहिस्टामिन दोनों को बनाने का काम आपके शरीर कर सकता है। शरीर का कौन सा पार्ट? यकृत कर सकता है। और ध्यान रखना, यकृत को रसायनों की फैक्ट्री कहते हैं। आपके शरीर के अंदर इस संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री पड़ी है, जिसको आप यकृत कहते हो, लीवर कहते हो, कलेजा कहते हो, जो आपके शरीर को अंदर से बैलेंस रखने का काम करता है। और कहते हैं कि यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपके शरीर के अंदर जो यकृत है वो पॉजिटिव कार्य करेगा। और यदि आप सारे दिन नेगेटिव सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोरोना से मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक है, तो आपके शरीर में नेगेटिव एसिड बनेंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर में नेगेटिविटी होगी, और नेगेटिविटी के शरीर से आपके शरीर में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी और आप बीमारी से ग्रसित हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के शरीर का लीवर मजबूत है, लीवर जिसको मारवाड़ी में कहते हैं, जिसका कालजा है, जो कालजा जिसके जितना मजबूत है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। कहते हैं संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, बस आपके अंदर धैर्य और विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और विश्वास आपको देता है कौन? यकृत। हालांकि इन्हें बाहरी स्रोतों से भी शरीर में पेश किया जा सकता है। हिस्टामिन को बाहरी शरीर यानी कि एंटाहिस्टामिन को इंजेक्शन के द्वारा भी आपके शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है, क्योंकि हिस्टामाइन और एंटाहिस्टामाइन समान रिप्लेटर्स के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि इसके दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। इसलिए एंटाहिस्टामाइन हिस्टामाइन के प्रभाव को अवरुद्ध कर सकता है। यदि आपके शरीर में एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब हिस्टामाइन ज़्यादा है, वापस उसको कम करने के लिए एंटाहिस्टामाइन हिस्टामाइन का उल्टा एंटाहिस्टामाइन, ठीक है। उसके अलावा आगे दिया हुआ है, परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। मैंने आपको कहा है इनकी संख्या को कम करने के लिए एंटाहिस्टामिन यौगिक स्रावित होता है। यह रसायन इनकी संख्या को कम करने का कार्य करता है। यदि आपके शरीर में हिस्टामिन ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम एंटाहिस्टामिन करता है, जो आपके लीवर के द्वारा आता है। और यदि लीवर के द्वारा नहीं आता तो आप बाहर से इंजेक्शन के रूप में उसको शरीर में प्रवेश करा सकते हो। और आपने देखा है कि जो कोरोना है, उस कोरोना की जो हाईली आपके शरीर में स्टेरॉइड प्रोवाइड कराया जाता है। यदि सीरियस कंडीशन के ऊपर है तो आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के अंदर स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और स्टेरॉइड के इंजेक्शन जो होते हैं बहुत सारी आपके शरीर में एलर्जी को उत्पन्न करता है, या आपके शरीर में बहुत सारे नेगेटिविटी को फैलाते हैं, या ऐसे समझ लो बहुत सारे साइड इफेक्ट करते हैं। और उस साइड इफेक्ट के कारण आपके शरीर में क्या बनती है? सर्वाधिक मात्रा में हिस्टामिन बनता है। हिस्टामिन के द्वारा उसको वापस शांत करने के लिए एंटाहिस्टामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर पहला प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बार बार कह रहा हूँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, या एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी? सबके सन कोष्टक में दिए हुए हैं, और सबके सब जो चारों के चार ऑप्शन है, चारों के चारों में से 4 प्रश्न सबके सब कंपटीशन में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक जो प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो लैंडस्टीनर रहेगा। और लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर रक्त समूह की खोज की थी। और कौन सा रक्त समूह खोजा था? ABO रक्त समूह को खोजा था। इसके आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह है, A, B और O, ठीक है। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी 1628 में, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका को 1674 के अंदर देखा था। तो ये सब चीज़ आप कॉपी में लिख लेना, इसको बार बार पढ़ना। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न है, रुधिर समूह O को दाता कहते हैं क्यों? O को दाता कहते हैं क्यों? सबको पता है O को दाता कहता है। ये कौन सा रक्त समूह को दाता कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ऐसे समझ लो ये कंपटीशन का बहुत फेवरेट प्रश्न है, एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा प्रश्न माना जाता है। दाता और ग्रही, क्या उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है? क्या उसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है? क्या दोनों अनुपस्थित होता है? या RH कारक अनुपस्थित होता है? बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। रुधिर वर्ग O को दाता कहते हैं क्यों? सबको पता है दाता कहते हैं, ठीक है। और O भी 2 प्रकार का, पॉजिटिव और
नेगेटिव। इस दोनों में से भी दाता कौन सा होगा, सर्वाधिक दाता कौन सा होगा, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है या व्हाट्सअप करना है। ओ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें से सर्वाधिक दाता कौन होगा, तो ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही है। इस ओ के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण जिस भी किसी में जाएगा तो इसके अंदर एंटीजन नहीं होगा, तो सामने वाली एंटीबॉडी से रिएक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से रक्त समूह की क्रिया नहीं होगी। तो तीसरा प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि सबका सही हुआ होगा। चौथा प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को, ठीक है, ये आप काट देना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही मिलान कीजिए। एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरेमोन्स, इस सब को आपको सामने वाले सूची सेकंड से मिलाना है। एड्रीनलिन क्या करता है, गुस्सा या डर को कम करने का काम करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, तो एस्ट्रोजन का क्या कार्य है, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको वीडियो को रोक करके या वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से मिलान करके आप इसका उत्तर दे सकते हो। बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के अंदर आपको जो भी, जैसे ए बी सी और डी में से जो भी आपको आता है उसको पहले मिला लीजिए। सबको पता है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करेगा। मतलब सी के अंदर 4 होना चाहिए। अब देखो सी के अंदर 4 किसमें है, पहले के अंदर देखो सी के अंदर क्या है, 3 है। सी के अंदर क्या है, 3 है, मतलब क तो है नहीं। दूसरे के अंदर देखो सी के अंदर क्या है, 3 है, दूसरा भी नहीं है। चौथे के अंदर देखो सी के अंदर क्या है, 2 है, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, आंसर ग हो गया। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया यही है। सबसे पहले जो आपको आता है उसको जल्दी से मिलान कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको चारों में से चारों आते हैं, हो सकता है आपको चारों में से 3 आते हैं, 2 भी आते हैं, 1 भी आता है। तो आपके 1 भी आता तो हो सकता है, यदि और जटिल प्रश्न बढ़ाएगा तो दोनों के अंदर पूछेगा, फिर तीनों के अंदर, फिर चारों के अंदर, और 4 ऑप्शन चेंज करने वाले कई बना देता है। कई बार आरएस मेंस के अंदर या सॉरी आरएस फ्री और यूपीएससी के अंदर ऐसे प्रश्न बना देता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही है। बिल्कुल ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए तो विज्ञान के लिए रामबाण है ये, ऐसे समझ लो। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो दोबारा बन सकता है, यानी कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, वापस अपने आप को निर्मित कर सकता है। और मैंने जब भी मैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ तो सबको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि आपके शरीर में जो यकृत की कोशिका होती है, यकृत को जिगर कहते हैं, यकृत की जो कोशिका होती है, यकृत की कोशिकाओं के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मतलब मस्तिष्क की कोशिकाएं एक बार मरने के बाद उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए कहते भी है कि सबसे सेंसिटिव आपके शरीर का अंग जो है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क के यदि आपकी एक बार लग जाता है, उसकी कोशिका मर जाती है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो पुनर्विकसित किया जाता है वो आपके जिगर है। और यदि यहाँ पर पूछता आपसे मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनर्विकसित नहीं हो सकता, तो यहाँ पर उत्तर आ जाता आपका मस्तिष्क। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा आंसर ग सही रहेगा। जिगर, जिगर, कलीजा, या इसको आप कह दो लीवर, कालजा, ठीक है, मेरे कालजे की कोर, जिगर का टुकड़ा कहते भी है, ठीक है। बहुत सारे गाने हैं मारवाड़ी के अंदर, आप गाते गाते पढ़ सकते हो। छठा प्रश्न अपन देखते हैं। छठा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन यहाँ पर बनाई हुई है। कंडीशन को आप देख लीजिए, मैं इसको ब्रश को हटा देता हूँ यहाँ से। कंडीशन को देख लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक महिला है, सामान्यतः ये जो रोग होता है वो महिलाओं में होता है, और महिलाओं के अंदर आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 50 साल की एज के बाद जो माँ होती है या जो महिलाएं होती है उसमें
एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 50 साल की एज के बाद बंद हो जाता है और जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और जो सीधी महिला होती है वो कमर में से मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब मारवाड़ी में उसको डोकरी कहते हैं, डोकरी में परिवर्तित हो जाती है, कमर में से मुड़ जाती है। ऐसी कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये ऑस्टियोपोरोसिस है, यह पहले सीधा था फिर ये मुड़ जाती है, यानी कि ये किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित है, मेरुदंड से संबंधित है, दिल से संबंधित नहीं, फेफड़ों से नहीं, गुर्दे से नहीं, हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित रोग माना जाता है। गुर्दा जो होता है, इस गुर्दा शब्द है ये उर्दू का है, ये जो गुर्दा शब्द है ये उर्दू का शब्द है, ध्यान रखना, कई बार हिंदी के अंदर पूछ लेते हैं। गुर्दा शब्द है वो उर्दू भाषा का है, इसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं और इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन के हिसाब से भी बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को आप एक एक शब्द को समझ लीजिए, कभी भी आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ऑस्टियोपोरोसिस कभी नहीं भूलोगे, जब भी ऑस्टियोपोरोसिस शब्द मिले तब डोकरी को याद कर लेना, डोकरी को याद करते आपका ऑस्टियोपोरोसिस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीच में से मुड़ी हुई डोकरी तेरी याद आती है, ऐसे करके आप याद कर लेना ऑस्टियोपोरोसिस रोग। ठीक है, 7वां प्रश्न अपन देखते हैं। 7वां जो प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई, लेकिन ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। एसएससी के अंदर 2016 के अंदर पूछा गया है, बैंक के अंदर कई बार पूछा गया है, राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, आरएस प्री तक पूछा गया प्रश्न है, यूरिया का निर्माण क्या होता है। बच्चे चकरा खा जाते हैं ऐसे प्रश्न को देखते, बच्चे चकरा खा जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, यूरिया का निर्माण क्या होता है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो वास्तविक रूप से यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत के अंदर, यकृत यानी कि लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। गुर्दा यानी कि किडनी जो होती है, उस किडनी के अंदर जो यूरिया जो होता है उसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और यूरिया जो होता है उस यूरिया को अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है। तो वास्तविक रूप से जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत के अंदर होता है। और यदि यकृत ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पर गुर्दे कर सकते हो, नो डाउट। तो सही आंसर क्या रहेगा? यूरिया रहेगा। यकृत के अंदर अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस प्रश्न के साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके शरीर में जो मूत्र जो होता है वो मूत्र आपके शरीर में यूरिया के रूप में होता है, लेकिन बाथरूम के अंदर जो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आने का कारण यूरिया नहीं है, जो आप त्यागते हो वो तो यूरिया है। ठीक है, और आपके लीवर के अंदर जो अमोनिया पड़ा है, अमोनिया मतलब NH3, जो अमोनिया आपके लीवर के अंदर है उस अमोनिया को NH2CO NH2 के अंदर बदलने का काम कौन करता है? यकृत करता है। और जैसे आपका अमोनिया यूरिया में बदल जाएगा, वो यूरिया आप शरीर से उसको बाहर त्याग दोगे, यानी कि वो मूत्र के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप उसको त्यागने के बाद जो यूरिया जो होता है वो जैसे शरीर से बाहर जाता है, यानी कि उसका उत्सर्जन हो जाता है, उसके त्यागने के बाद वो 2 से 3 घंटे बाद वापस अमोनिया के अंदर बदल जाता है। तो बाथरूम के अंदर जो दुर्गंध आने का कारण है वो अमोनिया है। और ये अमोनिया है बहुत खतरनाक रसायन है, यदि आपके शरीर में अमोनिया लंबे समय तक रह जाए तो आपकी किडनी जो होती है, यानी कि जो आपका किडनी और यकृत जो है उसको डैमेज कर सकता है, मतलब उसको नष्ट कर सकता है। मतलब यूरिया बहुत खतरनाक है। अमोनिया कितना खतरनाक है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि आपका जो अमोनिया होता है वो कितना खतरनाक रसायन होता है। यूरिया कम खतरनाक है लेकिन अमोनिया इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। यदि आप देखते हो कहीं पे भी मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो लंबे समय से एक स्थान पर मूत्र विसर्जन करते हैं, और उसी स्थान पर यदि आप लंबे समय तक किसी दीवार के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हो तो लंबे समय के बाद उसके ऊपर काले रंग का धब्बा हो जाता है, वो दीवार गिर जाती है। यानी कि अमोनिया इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि दीवार को भी गिरा सकता है, एक बनी बनाई बिल्डिंग को गिरा सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, दुर्गंध आने का कारण अमोनिया है, बहुत विषैला होता है, लेकिन हमारा शरीर का जो यकृत जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। और यदि अमोनिया आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो किडनी और गुर्दे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, किडनी जो गुर्दे जो होते हैं उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्नों को अपन देखते हैं। आपका जो 8वां प्रश्न यहाँ पर है वो 8वां प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला होने का क्या कारण है, वह मल का रंग पीला होने का क्या कारण है। इस प्रश्न का जो मेरे को सही आंसर बताएगा उसको मैं समझूंगा कि उसने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है। यूरोविलिन व यूरोक्रोम के कारण, रेनिन व बिलिरुबिन के कारण, यूरोक्रोम व बिलिरुबिन के कारण, यूरोक्रोम व यूरोविलिन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 2-2, 3-3 प्रश्नों को मिक्स करके मैं बना रहा हूँ।
वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अच्छे से कमेंट कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको पॉजिटिव कमेंट करना है, आपको बताना है कि मेरे द्वारा जो दिया गया मैटर है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। मेरे समझाने का तरीका यदि आपको समझ में नहीं आता तो मैं तरीका चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहा हूँ। तो जल्दी से आपका कर्तव्य बनता है कि आप कमेंट अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करो ताकि आपको अच्छा लगे। कल किसी बच्चे ने गलत कमेंट किया था, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट समझ लो कि आपको पढ़ने के लिए आना है। यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं आना है, आप आराम से वीडियो को रोक करके बाहर जाके मौज मस्ती कर सकते हो। आपके घर वालों का आप आराम से पैसों का मस्ती मौज कर सकते हो, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ना चाहता है वो जुड़िए, नहीं पढ़ना चाहता है वो मौज करिए। सबके एग्ज़ाम होंगे, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं गुरुजी एग्ज़ाम होंगे क्या? बिल्कुल 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, और इस कब होंगे तो जुलाई के आसपास होंगे, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं। मूत्र का रंग जो पीला होता है उसका कारण है यूरोक्रोम वर्णक। तो मूत्र के रंग के अंदर यूरोक्रोम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यूरोक्रोम पहले किस के अंदर, पहले के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर भी नहीं है, यूरोक्रोम ग और ग के अंदर है। मल का रंग पीला होने का कारण क्या है? अधिकांश बच्चे बिलिरुबिन बता रहे हैं, कुछ बच्चे यूरोविलिन बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा, ये जो बिलिरुबिन है, इस बिलिरुबिन के कारण मल का रंग पीला नहीं होता है, मल का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। यदि आपसे पूछे मल का रंग भूरा तो आपको ध्यान रखना है बिलिरुबिन, और यदि आपसे पूछे मल का रंग पीला किस कारण होता है, इसका कारण है कहीं ना कहीं यूरोविलिन। यूरोविलिन जो होता है वो पीलिया के समय आपके शरीर में किडनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और पीलिया के समय जो आपका मल होता है उसका रंग भी कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। यानी कि पीलिया के समय आपका जो यकृत होता है वो बिलिरुबिन की जगह यूरोविलिन बनाने का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। आपका 9वां प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी रक्त समूह में, जो आपका ए बी रक्त समूह होता है उसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, दोनों नहीं पाए जाते, यहाँ दोनों पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। ओ का उल्टा है, ओ के अंदर जो होता है वो इसमें नहीं होता है, ओ के अंदर एंटीजन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ख रहेगा, मतलब ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी नहीं होगी तो किसी से भी यह रक्त ले सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। प्रश्न आ सकता है ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, किसी के अंदर जो प्रतिजन है उस प्रतिजन से क्रिया करने वाली जो प्रतिरक्षी वो होती नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं होगी तो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया नहीं होगी, रक्त समूह की क्रिया नहीं होगी, जिसकी वजह से ये सबका रक्त ले सकता है। तो इसको सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, एसएससी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न अपन देखते हैं। 10वां प्रश्न, 10वां 11वां और 12वां 3 प्रश्न मैं यहाँ पर थोड़े हटके प्रश्न लेके आ रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। यूपीएससी का मतलब है जो आपके आईएएस जैसे एग्जाम होते हैं, एसएससी के अंदर एग्जाम होते हैं, आरएएस प्री और मेंस के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो 12वीं है, 12वीं के अंदर जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान के अंदर भी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नीट जो होती है उस नीट के अंदर भी 1-2 प्रश्न ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपकी जिंदगी में भी ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि आप नींद लेते लेते भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपका 150% प्रश्न से होगा, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। 10वां जो प्रश्न है, इस 10वें प्रश्न को अपन देखते हैं। यदि किसी पुरुष का रक्त समूह ए बी है तथा महिला का रक्त समूह बी है, वो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता? क्या पूछा है? उपस्थित नहीं हो सकता, मतलब इस चारों में से 3 तो उपस्थित हो सकता है, एक नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता वो कौन सा है? इस प्रश्न के लिए मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, और टाइम देने के बाद इसका जैसे आपके आंसर आ जाता है फिर मैं इसका आंसर आपके सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया है, कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा गुरुजी टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल टाइम भी देंगे। 10वां 11वां 12वां तीनों के तीनों प्रश्न ऐसे है। 10वां और 11वां मैं आपको करवा देता हूँ, 12वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ऐसा का ऐसा प्रश्न है। 12वें प्रश्न का उत्तर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले सॉल्व करा दिया जाएगा, और ताकि आपको घर बैठकर इस चीज़ का अध्ययन भी हो सके, इस चीज़ का अभ्यास भी हो सके,
और आपको भी बेनिफिट, मेरे को भी बेनिफिट। तो यहाँ पर जो बिल्कुल इस प्रश्न को अपन देखते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी पुरुष का रक्त समूह ए बी है तो हमेशा ध्यान रखना ए बी रक्त समूह जो होता है, ए बी वाला जो है, ए बी और ओ रक्त समूह कितने प्रकार के, सबसे पहले तो ये बताओ रक्त समूह कितने प्रकार के। तो ध्यान रखना रक्त समूह 4 प्रकार के, एक है एक है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ये 4 प्रकार के, और चारों के चारों जो है वो किसके आधार पर है, जो है वो है आरबीसी जो होती है आपके शरीर में, जो आरबीसी होती है, जो आपके गोलाकार होती है, उभयावतल होती है, डिस्क नुमा होती है। इसके लक्षण अपन ने पढ़े थे, आरबीसी के लक्षण अपन ने देखे थे। लक्षण ध्यान रखना, लक्षण को भूल गए तो छोरो मर जाओगे। ध्यान रखना आरबीसी जो होती है उसकी जो सतह होती है, उस सतह के ऊपर 2 प्रकार के प्रतिजन पाया जाता है। इसकी जो सतह है यहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, एक प्रतिजन होता है ए और एक होता है बी। प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। यदि किसी के अंदर प्रतिजन ए है तो रक्त समूह ए, यदि प्रतिजन बी है तो रक्त समूह बी, यदि प्रतिजन ए बी है तो रक्त समूह ए बी, और यदि प्रतिजन ओ है तो रक्त समूह ओ। सिंपल सा तरीका ये है। 4 इस प्रकार से हो गए। एक आरएच कारक भी होता है, उसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा रक्त समूह से संबंधित, रक्त समूह, उसके अलावा यहाँ आनुवांशिक रोग जो होते हैं उसमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो लेके आऊँगा, कुछ समय बाद लेके आऊँगा। यदि आपकी डिमांड रही तो मैं आपके पूरा कोर्स पूरा करवा दूंगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ए बी पिता का क्या हो जाएगा, ए बी पिता, यहाँ पर लिखते हैं पिता, यहाँ पर आपको लिखना है माता। पिता के अंदर क्या है, ए बी है, माता के अंदर क्या है, बी है, माता के अंदर, महिला के अंदर क्या है, बी है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, देखो मैं आपके सीधा शर्त, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा बी। अब ए बी के अंदर और बी के अंदर इसकी एक सारणी बनी हुई है किताब के अंदर, उस सारणी को आपको याद करना है। ए बी जो होता है, इस ए बी के अंदर यहाँ पर जीन पाए जाते हैं, और हमेशा ध्यान रखना जो रक्त समूह का जो निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाने वाले जीनों के द्वारा होता है। और ए बी जो होता है वो ए बी का जो निर्धारण होता है वो होता है आई ए और आई बी के द्वारा, आई ए और आई बी के द्वारा। तो यहाँ पर पिता के अंदर कौन से जीन हो जाएंगे, आई ए आई बी, और माता के अंदर कौन सा हो जाएगा, आई बी। तो यहाँ से आप कर सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक मैंने नहीं लिया, सॉरी, ठीक है, आपके लिए एक रफ पेज मैंने यहाँ पर लिया नहीं है, यहीं अपन देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई बी पिता के अंदर, और माता के अंदर हो जाएगा आई बी। यहाँ से जैसे आप संकलन करवाओगे तो सबसे पहले वाले के साथ स्कूल का सीन याद करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई बी, मतलब ए बी रक्त समूह, ए बी तो हो सकता है, पहला तो सही है। दूसरे के अंदर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ आई ए आई बी, तो ये तो वही हो गया। दूसरे वाले का पहले के साथ आई बी, यानी कि बी भी हो सकता है, और दूसरे वाले का दूसरे के साथ मतलब आई बी ये भी हो सकता है। अब आपको गुरुजी 2 ही सही है, लेकिन एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कौन सी कंडीशन, ध्यान रखो, ठीक है। ए बी जो होता है उसके अंदर तो आई ए आई बी होता है, लेकिन जो बी रक्त समूह है उसके अंदर आई बी छोटका भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई, और आई जो होता है वो ओ का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले वाले के साथ आई ए आई बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, ठीक है। और पहले वाले का दूसरे वाले के साथ तो आई ए, यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका रक्त समूह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले वाले का इसके साथ तो रक्त समूह ए हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो आई ए आई, और यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर ओ रक्त समूह नहीं होगा। कंडीशन आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर आपकी जो सही आंसर है वो आंसर घ रहेगा, ठीक है, आंसर घ रहेगा। कैसे कंडीशन बनती है, 11वें प्रश्न के बाद एक रफ पेज लिया गया है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जिसका आंसर घ आया है वो सही है। ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन सॉरी, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन ओ कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आगे अपन देखते हैं 11वां प्रश्न, 1 मिनट, 11वां प्रश्न अपन देखते हैं, सॉरी 11वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है तो ए के लिए क्या हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा, आई ए, या इसको आप लिख सकते हो आई ए छोटका, ठीक है, ये भी सही है, इतना ही आएगा।
और यदि माता का क्या हो जाएगा 0, यानी कि आई ये हो जाएगा माता का। तो उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह हो सकता है। अब देखो इसका आपस में संकलन करवाओ, आई, इसका मतलब क्या हो सकता है, रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कहीं पे ऑप्शन में नहीं है। दूसरा हो जाएगा आई ए वापस आई, वापस वही का वही ए ब्लड ग्रुप होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा। फिर इसके साथ करते हैं, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आई ए क्या हो जाएगा, आई, इसी के साथ करोगे तो आई मतलब ब्लड ग्रुप आई ए बन रहा है। ये तो कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखोगे आई ए ये पिता हो गया और ये हो गया माता। यदि आप यहाँ पर इसकी दूसरी कंडीशन अपन ने देखी थी आई छोटकूड़ा, इसका करोगे सबसे पहले वाले का पहले वाले के साथ तो आई हो जाएगा, आई। और यहाँ पर देखोगे पहले वाले का दूसरे वाले के साथ तो वही का वही आई हो जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरे वाले का पहले वाले के साथ करोगे तो आई और दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ आई। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा, आंसर ओ सही रहेगा। ठीक है, आप कंडीशन को देख सकते हो। मैं दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पे पेज आपके नहीं लिया गया है, यहाँ पर आपके पेज है, देख लेते हैं। 1 मिनट और प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पे है, यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का ओ है। देखते हैं पिता का क्या हो जाएगा ए और माता का ओ। पिता और माता, पिता का है आपके ए तो पिता का हो जाएगा आई ए। यहाँ आप इसके लिए लिख सकते हो आई ए छोटा आई। इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखनी, ये सभी के सभी क्या है, जीन है। माता के लिए हो जाएगा आई। अब क्या करना है, सबसे पहला जो यहाँ पर आई है, इस पहले वाले का पहले वाले के साथ करवाओ तो क्या हो जाएगा आई का मतलब हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। और दूसरे का पहले के साथ आई, पहले का पहले के साथ, ठीक है, आई। और यहाँ पर हो जाएगा पहले का दूसरे का दूसरे के साथ। तो यहाँ पर चारों के चारों कंडीशन के अंदर सभी का सभी जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, ब्लड ग्रुप आ रहा है ए ब्लड ग्रुप। कौन सा आ रहा है, ए ब्लड ग्रुप आ रहा है। लेकिन आप इसके साथ करवाओगे यहाँ पर पहले का इस पहले के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी कि ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। पहले का दूसरे के साथ तो आई, ये भी ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन पहले का दूसरे पहले के साथ तो आई, दूसरे का दूसरे के साथ तो आई। यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो किसके लिए बन रही है, ओ के लिए बन रही है। और इसी हिसाब से यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर 11वें में कौन सा हो सकता है। ए तो दिया गया है नहीं, अधिकांश तो ए आ रहा है, लगभग 80% तो ए आ रहा है, लेकिन ए यहाँ पर दिया गया है नहीं। सॉरी 10वां प्रश्न नहीं, 11वां प्रश्न। ए यहाँ पर दिया गया है नहीं, पर्सनल। बी है नहीं, बी तो आ ही नहीं रहा है, ए बी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बी भी नहीं आ रहा है, ए बी नहीं आ रहा है। और अथवा ओ, यहाँ पर ऐसी कंडीशन थी नहीं, ओ तो था लेकिन अथवा में ये था नहीं, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जो आपका आगे का जो प्रश्न है 12वां प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लो और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। कॉपी के अंदर सॉल्व करके उस कॉपी का आपको फोटो लेना है, फिर आपको व्हाट्सअप करना है कि आपने कैसे सॉल्व किया है। यदि दोनों जनकों का रुधिर समूह ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। ये यूपीएससी यानी कि आईएएस की जो एग्जाम होती है उसके अंदर 2008 के अंदर पूछा गया है। ऐसा का ऐसा पीछे का प्रश्न है वो भी यूपीएससी के अंदर पूछा गया। देखो उससे पहले का जो प्रश्न है 10वां वो भी आपके यहाँ पर 97 के अंदर यूपीएससी के अंदर पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आरएएस प्री, यूपीएससी और एसएससी, नीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऐसे के अंदर, उसके अलावा 12वीं बोर्ड के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सभी के लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप निकालते हैं, किस प्रकार से जेनेटिक बीमारी जो होती है वो स्थानांतरित होती है, सबके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप नो डाउट इस वीडियो को देख लीजिए। समझ में नहीं आया है तो पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर आपको ऑफलाइन तरीके से समझा दिया जाएगा। आपको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए जुड़ने के लिए थैंक्स। आगे से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। थैंक्स अलॉट।